नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ झारखंड के पाकुड़ शहर में। पाकुड़ शहर इन दिनों न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं आलमगीर आलम साहब, उन पे ये आरोप है कि उनके नौकर के यहाँ पैसे बरामद हुए हैं। हमारे साथ पाकुड़ की कुछ प्रबुद्ध जनता है, उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का माहौल यहाँ कैसा है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम भास्कर पांडे हुआ। भास्कर जी, सबसे पहले तो आप मुझे समझाइए कि आलमगीर आलम साहब के यहाँ जो पकड़ा गया है पैसा, उसका लोकल स्तर पे कुछ असर है क्या? बिल्कुल लोकल स्तर पे असर है। सबसे बड़ी बात कि जब ये हम लोग को सूचना मिली और हम लोग समाचार में देखे तो पाकुड़ की जनता हतप्रभ रह गई कि आज इतने दिन से 2000 से यहाँ के वो विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। उसके बाद ऐसा घटना हम लोग के लिए आश्चर्यजनक हुआ कि ऐसा भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या मंत्री ऐसे भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। सच में अगर बोलिए तो सभी जनता आज के डेट बहुत क्षुब्ध है और बहुत हतप्रभ है कि ये कैसे हो सकता है। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुशील कुमार मुर्मू। सुशील मुर्मू जी, आप मुझे समझाइए कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है? आपको क्या लगता है किसकी तरफ हवा है? कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? जहाँ तक मुझे यकीन है कि बीजेपी से पूरे झारखंड क्या पूरे देश के जो आम जनता है वो त्रस्त हो गई है। इस बार जहाँ तक मुझे लग रही है कि इस बार वो बदलाव चाह रही है। बदलाव चाहती है। और आप सर अपना पहले नाम बता दीजिए, आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव में और मुख्य मुद्दे क्या हैं यहाँ पाकुड़ के? मेरा नाम सुनील कुमार मंडल और मैं अमड़ापड़ा पाकुड़ जिला का अमड़ापड़ा प्रखंड से हूँ। और यहाँ ऐसा है कि अभी मोदी लहर है, राम जन्मभूमि को लेकर के मोदी लहर है। और ऐसा हम लोग ये कर रहे हैं कि श्री ताला मरांडी जी जीतेंगे यहाँ से। जो जिन दर्शकों को नहीं पता उनको जानकारी दे दूं कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से विजय हांसदा जी हैं कैंडिडेट। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से ताला मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं और एक निर्दलीय हैं लॉबिन हेम्ब्रम, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पे। और दर्शकों से जानते हैं कौन है। सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मार्क वास्की हुआ। आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरह का समीकरण बन रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ युवा वर्ग जो भी है बदलाव चाहती है। इस क्षेत्र में अगर पाकुड़ जिला को देखा जाए, ये खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ ना शिक्षा का सही तरीके से व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। यहाँ घने पहाड़ पर्वत जंगल सब है, पत्थर है, कोयला है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं। यहाँ ना कॉलेज की सुविधा है, पीजी की पढ़ाई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पाकुड़ में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ से 100 किलोमीटर तो साहिबगंज जाना पड़ता है, या तो आपको दुमका जाना पड़ेगा, गोड्डा जाना पड़ेगा। तो यहाँ शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे है। यहाँ की जो भी प्रतिनिधि जिसको भी मिला है, सांसद महोदय को 10 साल का मौका मिला, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं कि कोई इनसे कोई मांग नहीं रखा। हर बार छात्र गए इनसे शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन सुने नहीं। इनके पिताजी उतने वर्षों से यहाँ राज किए, कंटिन्यू सांसद रहे, मंत्री तक रहे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होगा। लगातार यहाँ जो जेएमएम की सरकार है, यहाँ पहाड़ पर्वत को लूटने में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, यहाँ की युवा जो भी है बदलाव चाहती है। यहाँ के युवा बदलाव चाहते हैं। इस एरिया के बारे में और बता दूं कि जितने अवैध खनन का केस जो ईडी की छापेमारी हुई, आपने खबरों में सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे, वो यहीं के केस के चक्कर में उनकी अरेस्टिंग हुई है। ये यहाँ क्रशर उद्योग है, पत्थर उद्योग है, उस केस में अवैध खनन भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। सर अवैध खनन यहाँ मुद्दा है क्या, और आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, अवैध खनन को लेके यहाँ मुद्दा तो एक गंभीर है ही। साथ ही यहाँ देश की बात की जाए तो 10 साल एनडीए सरकार रही, तो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई को लेके पब्लिक काफ़ी असंतोष है। और चूंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो किसानों का तो आक्रोश माने चरम पर है, क्योंकि आज तक एमएसपी का निर्धारण नहीं हुआ। और मोदी सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी की गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा गणित से किसानों का आमदनी दुगनी होता है, क्योंकि
धान का जो फल्ली होता है वो इतना सा होता है, तो अभी यह इतना होने लगा, या एमएसपी का रेट दुगना किया गया। एमएसपी का तो निर्धारण ही नहीं हुआ, तो किसान वर्ग जहाँ तक है काफ़ी असंतोष है। और बस कुल मिला के ठीक। देखा जाए तो लोग बदलाव चाह रही है। हम लोग इस बार मूड बनाया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। इंडिया की गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। सर, इन्होंने 2-3 बातें बताई, बेरोजगारी, महंगाई और नौजवान के बारे में जो बोल रहे हो, अवैध खनन, और फिर आलमगीर आलम साहब के साथ जो प्रकरण हुआ, ये सब मिला के आपको क्या लगता है कि जनता पे असर है? और यहाँ के लोगों के लिए मुख्य मुद्दा क्या है? क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल जो है यहाँ, मैंने हम लोग व्यक्तिगत तौर से तो चाहते हैं ये आपका इंडिया गठबंधन का आदमी विजय हांसदा जी है वो जीते। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लगभग मोटा मोटी बहुत ऐसा ये खराब स्थिति में ऐसा भी नहीं है, और बहुत ये है उस तरह भी नहीं है, तो ये है ताकि मैंने आदमी का, लोकल आदमी का ट्रीटमेंट मोटा मोटी यहाँ हो सके। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव जो है वो मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है सर कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तुलना की जाए, मतलब मैं हेमंत सरकार की बात कर रहा था और मोदी सरकार की, आपको कैसा लगा? दोनों में कामकाज किसका अच्छा है और लोकसभा का यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? ऐसे देखा जाए तो आपका राज्य सरकार जो है बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर गली में, हर गांव में रोड है। अभी पहले तो रोड उतना नहीं था। और यही कहना चाहेंगे कि देखिए, झारखंड सरकार जो है नई नई योजनाएं निकाले हैं, जैसे कि हम लोग का 60 साल जो बुजुर्ग है उसको पेंशन दिया गया, और सोच विचार करके फिर 60 साल से नीचे जो 50 साल है उसका लिए भी पेंशन योजना चालू किए हैं। यहाँ का माहौल जो है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि 10 साल केंद्र सरकार चलाया, उसे खुश नहीं है। पाकुड़ का जनता यही चाह रहा है कि केंद्र में बदल होना चाहिए, और जेएमएम से जो विजय हांसदा खड़ा है उसी को वोट देगा। सब आदमी का मन ठान लिया है। ये विजय हांसदा परिवर्तन नहीं चाहते, मतलब सांसद के रूप में वही रहें, सरकार बदल जाए ये चाहते हैं। एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटीआई कार्यकर्ता, और कई भ्रष्टाचार वगैरह के मुद्दों पे अपनी राय रखते रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि भ्रष्टाचार मुद्दा है और जनता के बीच, या जात पात धर्म वगैरह ये मुद्दा है? लोकसभा चुनाव का कैसा माहौल बना? राजमहल लोकसभा चुनाव का माहौल ये है, जनता चाहती है बदलाव, लेकिन जनता के पास कोई ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा है कि मैं दूसरे को सरकार में ला सकूं। आज विजय हांसदा के विरोध में बहुत कुछ है, लेकिन जनता के सामने विजय हांसदा भारी है और जनता उसको वोट देगी ही विजय हांसदा को, क्योंकि उनके सामने और कोई उपाय नहीं है। विजय हांसदा काम करने की इच्छुक होते हैं, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए विजय हांसदा काम नहीं कर पाते। विजय हांसदा यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा सांसद हैं और 2 टर्म वो सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं फिर से संसद में पहुंचने की। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए और आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है यहाँ का और किसका पलड़ा भारी लगता है? मिठू भगत। और देखिए सर, यहाँ पिछले 10 वर्षों से सांसद रहे हुए हैं विजय हांसदा जी, और इन 10 वर्षों में विकास का काम तो पूरी तरह ठप है। ना कहीं मेडिकल कॉलेज खुला, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। अरे पुल पुलिया नाला तो ये लोग आज छोटे छोटे जो है मुखिया और वार्ड पार्षद लोग बना रहे हैं। बड़ी उपलब्धि कहीं कुछ नहीं है। एक रेल भी नहीं है जो डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन मिले, पटना के लिए ट्रेन मिले या अन्य जगह जाने के लिए ट्रेन मिले। कोई उपलब्धि नहीं है 10 वर्षों में, बिल्कुल नगण्य है। शिक्षा का क्षेत्र एकदम पिछड़ा है।
स्वास्थ्य देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, रेफरल अस्पताल बन रह गया है। इनके द्वारा कोई भी एक ऐसा कार्य जो है महत्वपूर्ण कार्य, बड़ी प्रोजेक्ट योजना कहीं कुछ नहीं है। कहीं कोई काम नहीं हुआ, इनका कहना है विकास का काम नहीं हुआ। सर, अगर विकास का काम नहीं हुआ है तो लगातार विधायक आलमगीर आलम साहब यहाँ बनते रहे और सांसद बनते रहे विजय हंसदा, लेकिन फिर भी जो बातचीत करने से पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है, और इस लोकसभा चुनाव में राजमहल का कैसा माहौल है? यहाँ तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही माहौल है। कारण है नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने जो देश में जात पात और घृणा का जो वातावरण पैदा किया है, वो छोटे छोटे मुद्दे गौन हो गए हैं। यहाँ की जनता चाह रही है कि उनको उखाड़ के फेंकना, समझ गए। और जहाँ तक इनको आपने कहा कि आलमगीर आलम साहब के नौकर के पास मिला था, आलमगीर आलम साहब के नौकर के पास नहीं मिला है, आलमगीर आलम साहब के पीएस के नौकर के पास मिला। हाँ, नौकर का नौकर मैंने पीएस के नौकर के पास मिला है। इसमें इनका क्या रोल, कोई रोल नहीं है, ये इनको जानकारी भी नहीं होगी। कुछ लोग सर ये भी बोलते हैं कि वो, आइए आप, कोई बात नहीं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आलमगीर आलम साहब का नहीं था, क्योंकि ये जो पीएस था वो पहले दूसरे दल के दूसरे नेताओं का भी पीएस रह चुका है। आपको क्या लगता है कि पाकुड़ का और खास करके राजमहल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आप समीकरण बताइए कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्या है माहौल यहाँ? माहौल तो अभी जो हम लोग का बीजेपी का ही है। इंडिया का गठबंधन जो है ये तो बेकार है। यानी कैसे, जबकि हमें तो दोनों तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी सरकार खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ के सांसद खराब हैं। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास का हिसाब से काम कर रही है, और गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है ये तो मान के चले सब चोर चोर मुसेरा भाई। अच्छा, तो इनका कहना है चोर चोर मुसेरा। एक स्थानीय पत्रकार हैं हमारे साथ, पहले उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसका पलड़ा भारी किसका हल्का। आप मुझे समीकरण बता दीजिए कि राजमहल संसदीय क्षेत्र में क्या समीकरण है और उस हिसाब से कैसा लगता है इस बार क्या हो? राजमहल लोकसभा क्षेत्र ये आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है, और इस बार का सिनेरियो जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद हैं हैट्रिक लगाने की स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि उन्हीं के दल के एक विधायक उन्हें चुनौती देने के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। कुछ हद तक तो जरूर प्रभावित आप करेगा। लॉबिन हेम्ब्रम जी की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लॉबिन हेम्ब्रम फैक्टर जो राजमहल में कितना मजबूत फैक्टर है, कुछ असर डाल सकेंगे वो भी निर्दलीय लड़के? नहीं, कोई फैक्टर नहीं डालेंगे लोबिन हेम्ब्रम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर। और हम लोग विकास के चोट पे जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारे राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी ने जो 4.5 साल के कार्यकाल में जो विकास का गंगा बहाया है झारखंड राज्य में, 2 साल कोरोना काल में राज्यवासी को जो लाने का काम किए हैं, 2 साल में जो विकास किए हैं, उस विकास के ये में हम लोग झारखंड में 14 लोकसभा सीट में हम तो 4 जरूर आएंगे, और राजमहल भी हैट्रिक मारेंगे, ये निश्चित है। 14 में कितने आएंगे आप बता रहे हैं? हम लोग 4 आएंगे जरूर। 14 झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 आएंगे। वही मुझे लगा कि आप नहीं, गठबंधन का नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 2014 में वादा किए थे जनता को कि हर एक घर में 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ सालाना युवा को रोजगार, ये सब आज तक 10 साल हो गया, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, तो निश्चित है केंद्र में भी सरकार इंडिया गठबंधन का आने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, कुछ और लोगों से पूछेंगे हम। यहाँ मैं 2 सवाल करूंगा। आइए आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि आलमगीर आलम जी के यहाँ पैसा मिलना, कल्पना सोरेन या लॉबिन हेम्ब्रम, ये सब चुनाव पे कुछ असर डालेंगे क्या? नहीं, आलमगीर आलम ही जीतेगा, आलमगीर आलम एकदम 100%। तो नहीं, लोकसभा चुनाव में क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? लोकसभा में विजय हंसदा ही जीतेगा। विजय हंसदा, हाँ जीतेगा। कल्पना सोरेन
क्या उनके प्रति सहानुभूति है? हेमंत सोरेन का जेल जाना, इन सब मुद्दों का कितना असर है? देखिए, कल्पना सोरेन जो है बहुत एक्टिव है, हम मानते हैं, और वो मोर्चा संभाल लेंगे। और जो हेमंत सोरेन जी जो जेल गए हैं वो बहुत जल्दी छूटेंगे, दोनों मिल के ही मोर्चा संभालेंगे। कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनती है तो कैसी मुख्यमंत्री साबित होगी? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि गांधी उपचुनाव में जीतेंगी अगर, तो वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मुख्यमंत्री अगर कल्पना सोरेन जी बनेंगे तो वो अभी जो लग रहे हैं उनका एक्टिवनेस से क्षेत्र में जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं उससे लग रहे हैं कि सरकार बढ़िया से चला सकेंगे। चंपई सोरेन कैसे नेता लगते हैं जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री? नेता तो अच्छे हैं तभी मुख्यमंत्री बने हैं। नेता अगर खराब रहते तो मुख्यमंत्री से थोड़े बनते। तो फिर उनको हटा क्यों रहे हैं? अभी कहाँ हटा है? नहीं ना हटा है। अच्छा, मतलब कल्पना सोरेन अभी नहीं बनने वाली है? बनने वाली नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप पूछे ये है बनेंगे तो कैसे रहेंगे? अगर उनको हटा दिया जाए, मान लिया कि एक मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे चर्चा है उसी अनुसार कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीतती हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेगी, तो कुछ लोग ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि भाई चंपई सोरेन की क्या गलती है, उनको फिर क्यों हटा दें? देखिए, इसमें चंपई सोरेन जी का कोई गलती नहीं है, लेकिन हम एक निजी राय अपना ओपिनियन देंगे। अगर कल्पना सोरेन जी अगर मुख्यमंत्री के पद पर आती है तो झारखंड का जो एक स्वर्णिम युग शुरू होगा, क्योंकि झारखंड बना हुआ आज 20 से 21 साल होने जा रहा है। उतना प्रगति जितना होना था वो नहीं हुआ है। ये झारखंड का जो दुर्भाग्य है, लेकिन कल्पना के आने से तो मुझे लग रहा है 100% अब तरक्की होगा, दिन दूनी रात चौगुनी होने वाली है अगर कल्पना को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो। आप बताइए सर, ये लॉबिन हेम्ब्रम क्यों नाराज रहते हैं? कई बार बयान भी दिया है, अब कह रहे हैं कि पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह रही होंगी, क्या लगता है? देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मैनिफेस्टो तैयार किए थे उस आधार पर खरा नहीं उतर रहे हैं। और लॉबिन हेम्ब्रम का यही कहना है कि हम अगर अपने घर में अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? वो यहाँ के लोगों के अलावे बाहर के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या ये सवाल करना गलत है? इसी वजह से उनको दरकिनार किया गया। और सीधे तौर पर हम यही बोलना चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी वो उसको कैद करके रखा गया, बाहरी लोगों के कैद में है ये। जितने भी आप ऊपर में बैठे हुए हैं, पिंटू को लिया जाए, पांडे को लीजिए, और जो भी लोग हैं, ये लोग इसको कब्जा करके रखे हुए हैं, जेल में उनको हाईजेक करके रखे, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के आसपास बाहरी लोगों का कब्जा है, मतलब कि ये चाहे पिंटू हो जाए, प्रेम प्रकाश हो गए, पंकज मिश्रा हो गए। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को ज्यादा आदिवासियों को या जो मूलवासियों को उनको ज्यादा प्रेशर देना चाहिए? और निश्चित देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए। तो फिर ये सब लोग क्यों सटे हुए होंगे? हो सके उनका व्यक्तिगत क्या है, हम आपको क्या लगता है सर कि ये जो दलाल किस्म के लोग जिनके बारे में चर्चा होती है उनको दलाल कहा जाता है, ये प्रेम प्रकाश हो गए, पंकज मिश्रा हो गए, पिंटू का नाम लेते हैं, कुछ श्रीवास्तव का नाम लेते हैं, आदिवासियों को दरकिनार कर इनको क्यों आसपास रखा हुआ? अब तो ये उनके पार्टी के लोग बताएंगे ना, ये तो जेएमएम के लोग बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी के आसपास वैसे लोग क्यों रहते हैं। जनता कहाँ से बोल सकेगी? जनता के पास इसका कोई जवाब है नहीं। आप नहीं बोलेंगे, आरटीआई कार्यकर्ता ये बता सकेंगे। पैसे का चक्कर है सर या कुछ और? देखिए, आज तक इतिहास है झारखंड में, झारखंड अलग हुए कई साल हो गए। आपने ये देखा होगा जितने भी झारखंड सरकार में पीए हो, सेक्रेटरी हो या और अन्य कोई भी हो, सब बाहरी हैं। तो झारखंड में आदिवासी को आज तक किसी प्रकार कोई दर्जा दिया ही कहाँ गया है? मुझे दिखा दिया जाए कि आज तक आदिवासी को दर्जा दिया गया है। हेमंत सोरेन चला रहे थे, लेकिन इनसे अच्छा चलाएंगे कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को नॉलेज भी है और वो पढ़ी लिखी भी है और एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी। मैं समझता हूं कि उसके शासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। कल्पना सोरेन अगर बन जाए तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। सर, अभी बातचीत चल रही थी, कल्पना सोरेन ज्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री होगी। हेमंत सोरेन के आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं, क्यों रहते होंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन तो आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार चला रहे हैं तो दलाल के आसपास है।
वैसा तो नहीं है कि दलाल के आसपास में ये प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, कोई श्रीवास्तव, पिंटू, ये सब कौन है? हम तो यही समझते हैं कि वो लोग सलाहकार होंगे, दलाल नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो फिर सब जेल में क्यों है? जेल में अब खैर खैर छोड़िए, समझ गए। आपको क्या लगता है सर, हेमंत सोरेन से गलती हुई है सरकार चलाने में? उनको आदिवासी मूलवासियों को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पैसे के कारण दलाल तरह के लोगों को रखा है अपने आसपास। जी, इसमें कोई शक नहीं है। हेमंत जी ने कुछ गलत लोगों का चयन करके अपने इर्द गिर्द रखे हुए थे, जिसका परिणाम उनको आज भुगतना भी पड़ रहा है। और यही बात तो लोबिन हेम्ब्रम बार बार बोलते रहे हैं, उनको किनारे कर दिया गया। सच्चाई है कि नहीं? खतियान का सवाल उठाते हैं लोबिन हेम्ब्रम, मुख्यमंत्री के आसपास जो दलाल थे उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोबिन हेम्ब्रम का आवाज उठाना गलत था? रॉबिन हेम्ब्रम जी जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको अपना पार्टी प्लेटफॉर्म में उठाना चाहिए। उठा के उन्हीं का पार्टी है, हेमंत सोरेन जी भी हैं, उन्हीं का पार्टी का आदमी है, उन्हीं का पार्टी का विधायक रॉबिन हेम्ब्रम जी हैं। कुछ अगर उन लोग में अपना कुछ गलत लग रहा है, यहाँ हो रहा है, तो उसका पार्टी प्लेटफॉर्म में ही इसको निदान करना चाहिए। जी, पार्टी प्लेटफॉर्म में उठाना चाहिए था सर, मीडिया में क्यों उठाया? इसलिए तो उनको किनारे कर दिया गया। यहाँ झारखंड में प्रत्येक विधायक को जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, पिंटू से परमिशन लेकर के उनके पास मिलने के लिए जाना पड़ता था। पार्टी विधायक दल की बैठक कभी नहीं होती थी, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है ये अपना बात को रखेंगे? बिल्कुल, कौन सा प्लेटफॉर्म है? सर आप बताइए ईमानदारी से, हेमंत सोरेन खुद फंसे या उनके आसपास के सलाहकारों ने फंसाया? वो खुद फंसे, आसपास में उन्हीं का सारा एक से वो हो रहा था। वो जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे, उनके आसपास जो बैठे हुए हैं वो थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। सारा श्रेय तो उन्हीं का है, सारा डिटेल्स वही देते थे कि क्या करना है, तभी तो लोग कर रहे थे। ये बात सही है सर कि विधायकों को भी अगर हेमंत सोरेन से मिलना है तो पिंटू से परमिशन लेना पड़ता था? मैं ये कह रहा था कि क्या ये बात सही है कि विधायकों को भी अगर हेमंत सोरेन से मिलना है तो पिंटू से परमिशन लेना पड़ता था? ये बात तो मुझे नहीं मालूम है, उतना ऊपर तक उतना खोजबीन तो मैं करता रहता नहीं हूँ इस सब में। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग पहले ईडी वगैरह का हम लोग कुछ नहीं जानकारी था कि ईडी क्या चीज़ है। जब से ये मोदी सरकार है तब से हम लोग को ईडी का मतलब समझ में आया कि ईडी क्या चीज़ करती है, कौन सा एक्शन करती है, ये हम लोग को पता चला। लेकिन अक्सर मैं ये देख रहा हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, पेपर वगैरह कहीं दिख जाता है, पढ़ लेता हूँ, तो देखता हूँ कि विरोधियों के मतलब विपक्ष पर ज़्यादा ईडी का दबाव पड़ा हुआ है अभी। सर सिर्फ विपक्षी नेताओं पे छापा मारती है ईडी, सत्ता पक्ष के नेताओं पे नहीं मारती, यही ऑब्जेक्शन है। आप मारना है तो सब पे मारो ना, भ्रष्टाचारी तो दोनों तरफ होंगे। ऐसी बात नहीं है। जो आज हमारे जो इंडिया में भी जो बहुत ऐसे घटक दल हैं जो आए हैं, जिसके पहले इसके पूर्व में ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करते, तो उनका केस कोई बंद नहीं हुआ है। हमेशा विपक्ष आरोप क्या लगाता है कि जो भाजपा का वॉशिंग मशीन में आ गया उसका सारा दोष माफ। आप हमको एक भी ऐसा कोई नेता का बयान भाई ये बता दीजिए, कोई भी ऐसा घटनाक्रम जिसका इंडिया में आने के बाद उसका केस जो है रफा दफा हो गया है। केस सब पे चल रहा है, जांच सब पे जारी है। ये तो विपक्ष एक माहौल खड़ा कर रही है। और रहा सवाल मोदी सरकार को हटाने का, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। 80 करोड़ पब्लिक को आज 2 वक्त की रोटी दे रही है, आज उज्ज्वला योजना, आवास योजना सब कुछ करने के बाद भी आज अगर देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और यहाँ के जो विजय हज़ारा सांसद हैं, 10 साल से सांसद रह चुके हैं। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, सांसद केंद्र का प्रतिनिधि होता है। बड़ा विजन, बड़ा सोच उससे जनता उससे उम्मीद रखती है। अब एक भी बड़ा प्रोजेक्ट हमको विजय हज़ारा का बता दीजिए। पुल पुलिया नाला बनाने के विजय सांसद का काम है। आप अभी दिल्ली से आए, आप हमको पाकुड़ से एक सीधी ट्रेन, आप हमको दिल्ली से हमको डायरेक्ट आप यहाँ से पाकुड़ से दिल्ली के लिए आप जाके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। ना कोई मेडिकल कॉलेज बना है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। सिर्फ इन लोग का एक ही काम है, 10 साल में विकास को कोई काम नहीं करना है। अल्पसंख्यकों को डराओ कि मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। बस यही माहौल खड़ा करके विजय हज़ारा 10 साल से जीते हैं। हो सकता है आगे ये कितना सफल होंगे परिणाम, सिर्फ यहाँ जनता को डराने का ही काम है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएगा। आखिरी सवाल सर यही, लोग कहते हैं कि सोना का भी मकान बना के दे देंगे ना मोदी, फिर भी अल्पसंख्यक नहीं देगा वोट। ऐसा क्यों?
आखिर अल्पसंख्यक क्यों नहीं देना धर्म चाह रहे हैं? धर्म के नाम पे कि हम इस्लाम है तो इसलिए नहीं देना है नहीं नहीं, ऐसा क्या मोदी कर दिए कि मुसलमान क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं देना चाहते? वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं देना चाह रही है। आप भी देख रहे हैं माहौल देश का, वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। तो कांग्रेस राज में 70,000 दंगे हुए, मोदी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगे की बात नहीं हो रही है यहाँ। दंगे का आप जो एक प्रधानमंत्री होके एक छोटी छोटी बात तो आप धर्म को ला रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा आदमी पर ना। धर्म संख्या उस पर अच्छा, प्रभाव पड़ेगा। धर्म की बात किसने की? कांग्रेस के घोषणा पत्र से शुरू हुई कि देश के संसाधनों को हम लेके दे देंगे, या फिर मोदी ने शुरू की? 70 साल से तो यही धर्म के नाम पर कांग्रेस बेवकूफ बना रही है अल्पसंख्यकों को। यही यहाँ पर भी जो आज 40 साल से, पिछले 40 साल से राजमहल लोकसभा में अल्पसंख्यकों को डरा के धमका के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। विकास से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। सेकुलर दल अच्छे होते तो मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर कैसे हो गई? देखिए, वो जो भी सरकार रही केंद्र में, ये साफ साफ है कि हम लोग को विकास उकास से नहीं लेना है, मोदी हराना है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों मोदी हराना? क्या दुश्मनी है हम लोग को मोदी से? मोदी का क्रियाकलाप से ना हम लोग त्रस्त है। हर समय टारगेट करते हैं। एनआरसी लाए तो सिर्फ मुसलमान नहीं बाहर से आए हुए हैं, उनको भगाना है यहाँ से। नहीं, एनआरसी तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है। ठीक है, तो वो- इस देश के वो- नागरिकों को एक रजिस्टर बनाना है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं। और जो नहीं है उसको भगा देना है। जो नहीं है उसको भगाना तो है। और लोगों को क्यों नहीं भगाना है? और लोग भी तो आए बाहर से। और लोगों को क्यों नहीं और भगाना? लोग जो क्यों नहीं- भगाना है? ये इनका बयान से जो नहीं है इसका मतलब वो घुसपैठिया है। तो घुसपैठिया को यहाँ क्या करना चाहिए, आप हमको बताइए। घुसपैठिया तो को सभी जात के लोग हैं ना, तब तो भारत एक सभी जात एक के लोग हैं। धर्मशाला सबको बनकर आ सब, जाएगा। अरे भाई तो सबको भगाइए ना। सभी घुसपैठिया आइए। सब मुसलमाने हैं घुसपैठिया, और लोग घुसपैठिया नहीं। यहाँ आसाम में क्या हुआ? घुसपैठिया को भगाने का बात हो आसाम रहा है। में जब सर्वे हुआ तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू निकले, वहाँ बंद हो गया एनआरसी तुरंत। क्यों भाई? अच्छा, मतलब कि सिर्फ मुसलमानों के भगाने की टारगेट बात कर रहे हैं। टारगेट कर रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं देना चाहते। देखिए, यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, और जो तमाम अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हम घूम रहे हैं, मोटा मोटी वही है। लेकिन अगर राजमहल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अभी भी मुख्य टक्कर 3 प्रतिनिधियों के बीच दिखाई पड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा, भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी, और एक निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम। देखते हैं चुनाव परिणाम कैसा होता है। हम फिर किसी शहर में जाएंगे, फिर बात करेंगे, वहां के लोगों की राय जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।